अब नेक्स्ट फंक्शन अपन बैंक्स के देखेंगे तो उसमें आएगा लैंडिंग ऑफ फंड्स। इसमें पहले क्या था, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। अब नेक्स्ट अपना आएगा लैंडिंग ऑफ फंड, जब बैंक फंड लैंड करती है, ठीक है ना। इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड मेजर एक्टिविटी ऑफ बैंक इज टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांस आउट ऑफ मनी रिसीव थ्रू डिपॉजिट। मतलब जो डिपॉजिट से बैंक को पैसा मिलता है उसी पैसे को वो लोन प्रोवाइड करती है, एडवांस करती है दूसरों को। बैंक कीप्स अ पार्ट्स ऑफ द टोटल डिपॉजिट विथ इटसेल्फ एज कैश रेवेन्यू एंड लैंड्स द बैलेंस। अब देखो, जो टोटल डिपॉजिट रहता है उसका कुछ पार्ट वो अपने पास रखती है खुद के पास, और बाकी को वो लैंड कर देती है, लोन दे देती है दूसरे को, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट क्या आएगा, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या रहता है, A customer is grant loan in the form of cash credit against the security of goods, shares of or jewelry. The bank fix limits of the loan after keeping a safe margin. अब देखो इसमें क्या रहता है, कस्टमर्स क्या करते हैं, अपना कुछ सिक्योरिटी ऑफ गुड्स देते हैं, मतलब कुछ गुड्स देते हैं, कुछ ज्वेलरी मतलब रखते हैं गिरवी, मतलब क्या बोलते हैं, एक सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं ताकि, और वो उसी के उस पर वो लोन लेते हैं ताकि अगर वो लोन अगर चुका नहीं पाए तो बैंक है वो उनके जो भी ज्वेलरी है, जो भी गुड्स है, वो उसको जब्त कर लेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए लोन के बदले में वो कैश क्रेडिट के अगेंस्ट में क्या रखते हैं, कुछ गुड्स रखेंगे या कुछ ज्वेलरी रखते हैं, और बैंक एक लिमिट एक फिक्स्ड कर देती है, एक लिमिट सेट कर देती है कि लोन आफ्टर कीपिंग अ सेफ मार्जिन, ठीक है ना। एक लिमिट सेट कर देती है कब तक उसको दिया जाता है कैश क्रेडिट। अब ओवरड्राफ्ट क्या रहता है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ ग्रांटिंग लोन्स। मैंने पहले बताया था ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, जब आपको बैलेंस माइनस में जा जाए, जो ज़्यादातर करंट अकाउंट्स के लिए रहता है। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ ग्रांटिंग लोन्स, ये मोस्ट पॉपुलर रहता है ग्रांट लोन ग्रांट करने के लिए, किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। दिस फैसिलिटीज प्रोवाइड टू दोज कस्टमर्स हु हैव ओपन करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट ओपन करते हैं उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट की। अब फिर क्या है, ऑर्डिनरी लोन्स एंड एडवांसेस। और ऑर्डिनरी लोन्स एंड एडवांस जैसे और कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कुछ भी आ गया उनको सिंपल देना लोन्स और एडवांस। अ लोन और एडवांस इज ग्रांटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, मतलब सर्टेन पीरियड के लिए देते हैं कुछ सिक्योरिटी पे। द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट में पैसे डलवा देंगे। ही कैन विड्रॉ इट एज द व्हेन इज लाइक, ठीक है, उसके अकाउंट में डलवा दिया। अब इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है बैंक। द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन टोटल लोन फ्रॉम द डे द लोन इज डिस्टर्ब, मतलब डिसबर्स, जब से वो लोन लिया जब तक वो पूरा लोन चुका ना चाहिए तब तक क्या करते हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। द लोन कैन बी रिटर्न इन वन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, और लोन चाहे तो एक साथ भी दे सकते हैं, जो लोन बैंक से लिया उसको इंस्टॉलमेंट भी चुका सकते हैं, ठीक है ना। अब डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल में क्या रहता है, अ बैंक ग्रांट्स लोन ऑन टू इट्स कस्टमर बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल्स, मतलब जैसे बिल मिला, जैसे आपको किसी ने आपको बिल दिया तो आपको पैसे की जल्दी जरूरत है, तो आप उस बिल को लेके बैंक में जाओगे और बैंक आपको उस बिल पे जितना भी अमाउंट लिखा रहेगा उतने वो पैसे आपको दे देगी, और वो बिल बैंक खुद रख लेगी। तो यही फैसिलिटी कस्टमर के बिल्स एक्सेप्ट करती है। द बैंक मेक्स पेमेंट टू ऑफ अ बिल बिफोर इट्स मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी के पहले उस बिल पे पैसे दे देगी बैंक, और डिडक्ट कर कुछ कमीशन काट के बैंक उस बिल पे पैसे देती है, ठीक है ना। एंड द इंटरेस्ट फॉर द ड्यू पीरियड एंड पेज द बैलेंस टू द कस्टमर, और फिर इंटरेस्ट भी पे करती है, और फिर ड्यू पीरियड के उसको कस्टमर को पैसे दे देगी ड्यू डेट के पहले, ठीक है ना। और फिर जब ड्यू डेट आएगा तो वो बिल पे वो पैसे, जो ड्रॉई रहता है वो बिल पे पैसे बैंक को देगा, फिर क्यों, क्योंकि बिल अब बैंक के पास रहता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी फैसिलिटी बैंक देती है, चेक फैसिलिटी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, चेक फंक्शन में क्या आता है, चेक फैसिलिटी ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस अमंगस्ट ऑल द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक। चेक फैसिलिटी क्या है, सबसे स्पेशल सर्विसेज, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर कस्टमर अ बैंक कलेक्ट्स एंड डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ चेक इन द रिस्पेक्टिव कस्टमर। अब इसमें क्या रहता है, जैसे मुझे किसी कस्टमर को किसी को भी मुझे पेमेंट करना है तो मैं उसके नाम से एक चेक इशू करके दे सकता हूँ, या फिर मुझे किसी से चेक पैसे लेने तो वो मुझे मेरे नाम पे चेक इशू करके दे देगा। तो यही फैसिलिटी बोल रहा है। डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकता है बैंक आपके, मतलब चेक के रिस्पेक्टिव जो भी कस्टमर का बैंक अकाउंट रहेगा, चेक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो पैसे कलेक्ट कर सकता है और दे भी सकता है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर मनी टू अनदर पर्सन एज वेल, और इसमें अपन दूसरे पर्सन को मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो रिसीव ही हो गया, ट्रांसफर कर सकते हैं। अ क्रॉस चेक कैन बी इशूड टू अ पर्सन एंड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द चेक विल गेट्स क्रेडिटेड इन दैट पर्सन अकाउंट। अब देखो, जैसे उस पर अब मैंने जैसे किसी को चेक दिया तो उस चेक में उसका पर्टिकुलर नाम रहेगा और अमाउंट लिखा रहेगा, तो उसके अमाउंट में क्रेडिट, उसके अकाउंट में बैंक क्या कर देगी, पैसे क्रेडिट कर देगी, डाल देगी। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है,
फंक्शन एज रिप्रेजेंटेटिव और एज एजेंट। अब फंक्शन किसका, बैंक किसकी तरह फंक्शन करती है, या तो एक एजेंट की तरह या तो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह। इसमें क्या आएगा, बैंक एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कस्टमर एंड सर्व्स देम एज ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर। अब देखो बैंक इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव मिडिल मैन की तरह वर्क करती है। इसमें क्या करती है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मनी ट्रांसफर कर सकती है। एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ कस्टमर, मतलब किसी कस्टमर के ट्रस्टी की तरह एक्ट कर सकती है। दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कलेक्टिंग डिविडेंड्स ऑन शेयर। अब देखो गवर्नमेंट जो बैंक्स रहती है वो बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज, मतलब जो सिक्योरिटीज लेते हैं ना, शेयर्स, ये सब सिक्योरिटीज, उस पर वो खरीद भी सकती, बेच भी सकती बैंक कस्टमर के बिहाफ में। डिविडेंड कलेक्ट कर सकती है कस्टमर्स से, जो शेयर्स पे उनको डिविडेंड मिलता है वो। बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, और बिल भी पे कर सकती है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर सकती है। टू मेक नेसेसरी करस्पॉन्डेंस फॉर कस्टमर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कस्टमर के बिहाफ में जो जो काम रहता है वो बैंक कर सकती है इजीली अपने हिसाब से, ठीक है ना। एक्ट एज अ गाइड स्पेशली फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह भी वर्क करती है। आपको कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको बैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। अब फिर क्या है, सब्सिडरीज और जनरल फंक्शन। सब्सिडरीज और जनरल फंक्शन में क्या होता है, इशूइंग ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सच एज चेक। इशू करता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडीज, क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, चेक, ये सब। फिर नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ ट्रैवलर्स चेक, ये रहने दो। अरेंजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और सब्सिडी और अदर फंक्शन में क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, मतलब बाहर के पैसे अरेंज करती है। जाहिर सी बात है, आप बाहर के पैसे बैंक में दोगे तो आप उसकी जगह वो आपको उस पैसे को एक्सेप्ट करके वो आपको आपकी कंट्री में जो करेंसी चल रही वो दे देगी। तो वही एक्सचेंज करती है, फॉरेन एक्सचेंज करती है, ठीक है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स बिजनेस के लिए। सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल फॉर देयर इंटरेस्ट, और जो भी वैल्यूएबल्स हैं कस्टमर्स के उसको वो सेफ रखती है अपने पास। एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट करती है। गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, और अपने मतलब अपने कस्टमर को गारंटी भी देती है अपने बिहाफ में, ठीक है ना, किसी को। अब टाइप्स ऑफ मॉडर्न बैंक, अब देखो कितने तरीके बैंक्स होते हैं। फर्स्ट अपना क्या है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है, दीज बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक विथ अ व्यू टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो कमर्शियल बैंक्स में क्या रहता है, ये अपने जो भी इनके जो कस्टमर्स रहते हैं, पब्लिक रहती है, उससे वो उसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, और उस डिपॉजिट को वो कहाँ यूज़ करती है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। किसको, ट्रेड वालों को जो लेन देन का बिजनेस करते हैं, कॉमर्स वालों को, और इंडस्ट्रीज जिसके पास रहती है, इंडस्ट्रीज रहती है, उनको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती है ऐसी कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज एंड इंटरेस्ट अलाउड इन द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, और इसमें डिफरेंस रहता है बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज एंड इंटरेस्ट अलाउड इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। अब देखो बैंक का प्रॉफिट क्या रहता है, जितना इंटरेस्ट वो चार्ज करती है और जितना इंटरेस्ट वो देती है उसके बीच का जो डिफरेंस आता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। क्यों, क्योंकि एक का पैसा वो दूसरे को दे रही है, तो वो कमाएगी कैसे, इंटरेस्ट से कमाती है। जो वो इंटरेस्ट अब पब्लिक ने डिपॉजिट किया उस पर देती है, प्लस जो वो इंटरेस्ट लेती है जिनको बैंक ने लोन दिया है। तो जाहिर सी बात है, लोन जिसको बैंक दे रही है उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तभी तो उसको फायदा होगा ना, ठीक है ना। ये हो गया कमर्शियल बैंक्स। अब अपना आता है दे आर, एक पॉइंट यहाँ से भी कर लेना, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ फाइनेंस टू बिजनेस कंसर्न। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर होते हैं, मतलब पैसों के फाइनेंस का सप्लाई करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट ये सप्लायर्स होते हैं। इन एडिशन टू दिस प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म अदर एजेंसी एंड जनरल फंक्शन, इसको यहीं तक कर लेना। अब फिर नेक्स्ट अपना क्या आएगा, इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है, दे फील इन लॉन्ग टर्म लोन्स। अब देखो ये तो मिडिल और शॉर्ट टर्म प्रोवाइड करता था, अब इंडस्ट्रियल बैंक कैसे प्रोवाइड करते हैं लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बैंक कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये कैसे रहता है, इनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहता है वो किस तरीके का रहता है, जो शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, इनका ये मेन इनका रिसोर्सेज रहता है। द डिपॉजिट्स आर नॉट रिपेबल इन और एट शॉर्ट टाइम, और जो डिपॉजिट रहता है वो शॉर्ट टाइम में रिपे नहीं करते हैं। दिस हेल्प इंडस्ट्रियल बैंक्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस कंसर्न। ये लॉन्ग टर्म, देखो अब इनका फिक्स टाइम इनका क्या रहता है, जल्दी से ये पैसे वापस नहीं करते जिन्हें डिपॉजिट किया रहता है, क्योंकि इनका मेन रिसोर्सेज क्या आता है, शेयर्स रहता है, डिबेंचर्स रहता है, डिपॉजिट रहता है। तो इसलिए ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बैंक्स, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज और बिजनेस कंसर्न्स को, ठीक है, आए समझ में।
दे हेल्प बिजनेस कंसर्न बाय सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स एंड डिवेंचर इशूड बाय। और ये किस में हेल्प करते हैं? बिजनेस कंसर्न को, जो भी उन्होंने शेयर्स इशू किया है, सब्सक्राइब किया है, उस पर हेल्प करता है। दे ऑल्सो अंडरराइट द शेयर्स इशूड बाय द इंडस्ट्रियल। इसको यहीं तक करो, ठीक। अब देखो द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल बैंक्स। अब देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFFCI, ICICI, ठीक है ना। क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI, SFC, NDIC, UTI, HDFC बैंक। ये सब एग्जाम्पल। तो अपन ने 3 ये नाम जो कॉमन है एग्जाम्पल। अब अपना क्या आता है? एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक प्रोवाइड देयर सर्विस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। अब ये एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ये बैंक डेवलप करने के लिए ये बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सच बैंक आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर। देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो फार्मर्स को रोड लोन प्रोवाइड करता है एक कंसेशनल रेट पे, मतलब कम से कम रेट में। किस लिए? सीड्स के लिए, प्लफिंग करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है ना। जो बैल लगते हैं, भैंस लगते हैं, ये सब उनके लिए, ठीक है ना। तो लोन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। कौन? एग्रीकल्चर बैंक। क्योंकि इसका मेन एम क्या रहता है? डेवलप करना जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है इकोनॉमी में, उसको। शॉर्ट टर्म लोन्स आर मेड। अब शॉर्ट टर्म लोन्स दिया जाता है, आर मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स बाय कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक के जरिए दिया जाता है, ठीक है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फैसिलिटी ऑफ फार्मर्स। एक एग्जाम्पल दे देना, किसान क्रेडिट कार्ड यूज किया है, ठीक है ना, ऐसा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक में क्या होता है? दीज बैंक्स आर एस्टैब्लिश मेनली टू फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। ये बैंक मेनली किस लिए बनाए गए हैं? फाइनेंस फॉरेन ट्रेड के लिए, ठीक है ना। मतलब बाहर का जो लेन देन चलता है उसके लिए स्पेशली ये बैंक्स बने गए हैं। दे डील इन द ऑल फॉरेन करेंसी, क्योंकि अब फॉरेन के करेंसी से डील करने के लिए बनाए गए इस बैंक को। तो ये फॉरेन की जितनी भी करेंसीज का लेना देना ये पूरा डील करते हैं उससे, ठीक है ना। दे आर ऑलरेडी टू बाय सेल फॉरेन एक्सचेंज दैट इज फॉर फॉरेन मनी एट सर्टेन रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब फॉरेन मनी को एक्सचेंज कर देंगे आपके करेंसी में। दे ऑल्सो अंडरटेक ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस। दे इशू लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टीज, ठीक है ना। इसको यहाँ तक कर लेना। और एग्जाम्पल सब एक्सचेंज बैंक इंडिया के जो देखो, जो कुछ एक्सचेंज बैंक के एग्जाम्पल भी दे देना आप। चार्टर्ड बैंक है, ग्रिडलीज बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, ये सब, ठीक है ना। फिर अपना क्या आता है? सेविंग बैंक। सेविंग बैंक में क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेविंग बैंक इज टू इनक्यूलेट द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द पीपल। मतलब पीपल के अंदर हैबिट बनाना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करके रखो। दीज बैंक्स मोबिलाइज सेविंग्स फ्रॉम द पीपल। मतलब मोबिलाइज मतलब जो भी बैंक लोगों की जो सेविंग्स रहती है उसको वो डिपॉजिट करती है अब, ठीक है, और उस पर वो इंटरेस्ट पे करती है। इन इंडिया कमर्शियल बैंक एक्ट एज सेविंग। इंडिया में जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, यही एक्ट करता है सेविंग बैंक की तरह। क्यों? क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म लोन यही प्रोवाइड करती है ना, मिडिल और शॉर्ट टर्म लोन ये कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती है। तो पब्लिक से पैसे लेके और ये ट्रेड कॉमर्स वालों को देती है सेविंग अकाउंट की तरह, ठीक है। सेविंग अकाउंट एक मेंटेन करती है सेविंग बैंक। फिर नेक्स्ट अपना क्या है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? एवरी कंट्री हैज अ सेंट्रल बैंक विच वर्क एज एन एपेक्स बॉडी एंड कंट्रोल ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। देखो सेंट्रल बैंक क्या रहता है? हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है ना। और वो एक एपेक्स की तरह, एपेक्स बॉडी मतलब एक मेन बॉडी की तरह वर्क करता है, कंट्रोल करता है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं कंट्री के, उसको वो कंट्रोल करता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो सारे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है कंट्री के। और रिजर्व बैंक इंडिया जो करेंसी ने इशू करता है, ठीक है ना। तो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सेंट्रल बैंक, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक अलग से नाम है उसको मत समझ लेना, वो तो नाम है उस बैंक का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो सबसे बड़ा हेड है। फिर आता है रूरल बैंक में क्या रहता है? बैंक डेट आर एस्टैब्लिश इन रूरल पॉकेट्स। मतलब जो रूरल एरियाज में जैसे बैंक जो एस्टैब्लिश हैं वो सब ऑफ द कंट्री टू रेंट इनवैल्यूएबल सर्विसेज टू द फार्मर। इनवैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फार्मर के लिए। आर्टिजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द रूरल सोसाइटी आर ब्रॉडली फॉर्म्ड एज रूरल बैंक, ठीक है ना। दे प्ले एन वेरी प्रोडक्टिव रोल इन फ्रीइंग द रूरल पॉपुलेशन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लोकल मनी लैंड। अब देखो इसमें उनको जो रूरल के जो छोटे मोटे जो बैकवर्ड एरियाज के जो लोग रहते थे उनको लोन क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि वो
अपने ही बिजनेस को बढ़ा सकें। जैसे कोई पोट्री का काम करता है, जैसे कुम्हार हो गया, ये सब यही आर्टिजन्स होते हैं ना, जो भी मैंने वो मूर्ति बनाना, ये बनाना, तो वो अपने ही बिजनेस को बढ़ाएं लोन लेके। इस वजह से ये बैंक उनको छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना बिजनेस खुद बढ़ाएं, रूरल की पॉपुलेशन बढ़े, फ्री करे, जिससे क्या होगा, जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, जैसे होते हैं ना वहाँ पे मुंशी ये सब रहते हैं जो प्रोवाइड करते हैं मनी और ज़्यादा उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ये सब उनके जो ज़्यादा वो ये सब धांधली करते थे उन सब से बचाने के लिए रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया ताकि उनको छोटा मोटा अपने बिजनेस करने के लिए लोन मिले। अब अपना आ गया कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में क्या रहता है, दीज बैंक्स आर ऑर्गेनाइज ऑन एन कोऑपरेटिव बेसिस। कोऑपरेटिव बेसिस के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं। द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ दीज बैंक्स कंप्राइजेस ऑफ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स और डिपॉजिट रिसीव फॉर मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स। इसमें देखो क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बैंक का क्या रहता है, शेयर कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंबर्स, जो भी मेंबर्स रहेंगे जो शेयर कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं वो पैसे देते हैं वो, प्लस डिपॉजिट रिसीव करते हैं मेंबर्स, जो मेंबर नहीं उससे भी, नॉन मेंबर से, ठीक है ना, उससे भी पैसे रिसीव करना। दे सैंक्शन लोन्स टू द मेंबर्स एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये अपनी मेंबर्स को लोन सैंक्शन करते हैं रीजनेबल इंटरेस्ट में। द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज बेस्ड ऑन 3 टायर सिस्टम, और इनका स्ट्रक्चर कैसे बेस्ड रहता है, 3 टायर सिस्टम में, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक फॉर्म्ड एट विलेज लेवल, देखो जो विलेज लेवल पे रहता है उसको प्राइमरी बैंक बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहता है उसको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है, और जो स्टेट लेवल में रहता है उसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है, ठीक है। ये इतने सारे बैंक्स हो गए। फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक है, इसमें क्या रहता है, लैंड का मॉर्गेज बैंक, मतलब जमीन जो जमीन रहती है उसको गिरवी रख के आप, मतलब गिरवी रख के, मॉर्गेज मतलब क्या होता है, गिरवी रखना, तो उसको गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो ऐसे बैंक से, जमीन को गिरवी रख के, जो भी आपका काम है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब होगा। एक और ये देख लो, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक में क्या रहता है, द मेन ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक इज टू ग्रांट हाउसिंग लोन टू जनरल पब्लिक फॉर मेकिंग देयर पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस। अब देखो नेशनल हाउसिंग बैंक किस लिए रहता है, ये जो जनरल पब्लिक रहती है ताकि उनका खुद का घर हो, इसके लिए उनको हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक को स्पेशली बनाया गया था 1988 में, ताकि हर लोग के पास पर्सनली उनका खुद का घर हो, इसलिए, ठीक है। तो कम से कम इसका 6-7 इसके आप टाइप्स ऑफ बैंक जरूर पढ़ना इसका, ठीक।